अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने जीन रेगुलेशन स्टार्ट किया था और हमने जीन रेगुलेशन में जीन एक्सप्रेशन पे जो डिफरेंट लेवल्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि जीन रेगुलेशन एट लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन जब होती है तो वो दैट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर एक्सप्रेशन ऑफ द जीन और फॉर द जीन रेगुलेशन। एक कौन सा जिस जीन की जरूरत है उसका डीएनए सेगमेंट ट्रांसक्रिप्ट होकर आरएनए बनाता है। उसके बाद हमने एक नेक्स्ट भी किया था कि जो सेकंड लेवल या जीन रेगुलेशन है या सेकंड लेवल जहां पर जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है दैट इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। यानी जो आरएनए में चेंजेस आते हैं लाइक उसमें कैप ऐड की जाती है, पॉली ए टेल ऐड की जाती है, स्पेशली यूकेरियोट्स में आरएनए स्प्लाइसिंग यानी यूकेरियोट्स में चेंजेस होते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग की जाती है यानी आरएनए प्रोसेसिंग होती है जिसकी वजह से ये आरएनए प्रोसेसिंग होगी तभी वो आरएनए मैच्योर मैसेंजर आरएनए में चेंज होगा और वो अपने आप को एक्सप्रेस करके प्रोटीन बना सकता है। और अगर ये आरएनए प्रोसेसिंग नहीं होगी तो इट्स मीन कि वो मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट नहीं होगा और वो फिर आगे जाके ट्रांसलेशन के प्रोसेस में एंटर नहीं होगा। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया था और क्योंकि क्लास में स्टूडेंट्स कम थे तो इसका ये लेक्चर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दिया है। अब वहां से उसको देख सकते हैं जो हमने रेगुलेशन के बारे में पढ़ा था या डीएनए आरएनए स्प्लाइसिंग की हमने डिटेल पढ़ी थी या हमने आरएनए प्रोसेसिंग की डिटेल पढ़ी थी। अब उसके बाद एक थर्ड लेवल भी आ जाता है जीन रेगुलेशन का कि जो एक तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर हो गया, सेकंड आरएनए प्रोसेसिंग के लेवल पर हो गया और अब थर्ड आ जाता है इसके बाद का स्टेप आ जाता है कि मैसेंजर आरएनए ट्रेवल करता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। अब जो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म का प्रोसेस है ये ऑब्वियसली जस्ट यूकेरियोट्स में होगा क्योंकि प्रोकैरियोट्स में सेपरेशन नहीं है, वहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर साइटोप्लाज्म के अंदर ही ट्रांसक्रिप्शन हो रही है और वहां पे जो मैसेंजर आरएनए बन रहा है वो राइबोसोम्स के पास ट्रांसलेशन स्टार्ट कर सकता है। लेकिन जब हम यूकेरियोट्स की बात करते हैं तो यूकेरियोट्स में आरएनए को मैसेंजर आरएनए को बैरियर क्रॉस करना पड़ता है दैट इज न्यूक्लियर एनवेलप। उसको क्रॉस करके वो साइटोप्लाज्म में जाएगा राइबोसोम्स के पास। तो जीन रेगुलेशन में एक लेवल पर जिस लेवल पर जीन रेगुलेशन को कंट्रोल किया जाता है या जो जीन एक्सप्रेशन के लिए इम्पोर्टेंट है वो लेवल वो एक ये भी है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक मैसेंजर आरएनए ट्रांसपोर्ट मींस ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। तो इस लेवल पे भी रेगुलेशन होती है और इस लेवल पे भी जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले है ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म इज द एसेंशियल स्टेप ऑफ यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन। In the cell nucleus, a precursor messenger RNA undergoes a series of processing steps, including capping at the 5' end, splicing and cleavage, polyadenylation at 3' end. We have discussed all this in detail in previous lecture. So ये means के start में जो ट्रांसक्रिप्ट बनता है उसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, उसके अंदर ये सारे प्रोसेसिंग होती है और फिर वो मेच्योर ट्रांसक्रिप्ट में या मेच्योर मैसेंजर आरएनए में चेंज होता है। During this process, the messenger RNA is associated with a wide variety of protein, forming a messenger ribonucleoprotein or messenger RNA RNP। अब उसके बाद जब वो मेच्योर मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है तो उस टाइम पे कुछ चेंजेस उसके साथ साथ भी आ रहे हैं। वो क्या हो रहे हैं उसके साथ डिफरेंट प्रोटीन्स अटैच होती है और जब प्रोटीन उसके साथ अटैच होती है राइबोसोम मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो पार्टिकल बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोन्यूक्लियोमीन के राइबोन्यूक्लिक एसिड है, आरएनए उसका प्रोटीन है तो उसको हम आरएनपी पार्टिकल्स कहते हैं। Association with factors involved in nuclear export also occur during transcription and processing, and thus nuclear export is fully integrated into messenger RNA maturation। अब यहाँ भी क्या important point है कि ये सारी आकर प्रोटीन्स अटैच हो रही हैं।
अब ये जो प्रोटीन है ये डिफरेंट फैक्टर्स है, ये कब आकर अटैच हो रहे हैं, ये ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन भी इंटरेक्ट कर रहे हैं मैसेंजर आरएनए के साथ। ये जब मैसेंजर आरएनए की प्रोसेसिंग हो रही है तब भी ये फैक्टर या ये प्रोटीन आकर इंटरेक्ट कर रहे हैं मैसेंजर आरएनए के साथ, और ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के दौरान भी हो रहा है, प्रोसेसिंग के दौरान भी हो रहा है। और ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये इनका क्या काम है, ये आगे जाके किसमें हेल्प कर रहे हैं, ये न्यूक्लियर एक्सपोर्ट में काम हेल्प करेंगे। ये जब एक मेच्योर मैसेंजर आरएनए बन जाएगा तो किस तरह से उसे न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट करके साइटोप्लाज्म में लेकर जाना है, वहां पर उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करना है, ताकि वहां जाकर वो ट्रांसलेशन के थ्रू गाइड कर सके जो न्यू प्रोटीन बनी है। इसके बाद है कि द कपलिंग बिटवीन मैसेंजर आरएनए मैच्योरेशन एंड न्यूक्लियर एक्सपोर्ट इज एन important mechanism for providing only fully functional and competent messenger RNA to the cytoplasmic translation machinery, thereby ensuring accuracy and swiftness of gene expression. यानी कौन से दो फैक्टर्स कपल हो रहे हैं, मैसेंजर आरएनए मैच्योरेशन जिसमें यानी मैसेंजर आरएनए की जो प्रोसेसिंग हो रही है और उसके साथ वो फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, साथ साथ वो भी इंटरेक्ट कर रहे हैं जो कि न्यूक्लियर एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है। और इसका क्या होगा, ये जब दोनों फैक्टर्स कंबाइन होंगे यानी मैसेंजर आरएनए की मैच्योरेशन भी हो रही है और न्यूक्लियर एक्सपोर्ट वाले फैक्टर्स भी उसके साथ आकर अटैच हो रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसका क्या फायदा होगा कि ताकि एक फंक्शनल मेच्योर मैसेंजर आरएनए बने जो साइटोप्लाज्म में जाकर प्रोटीन बनाए। क्योंकि अगर यहाँ पर मैच्योरेशन ना हुई या न्यूक्लियर एक्सपोर्ट फैक्टर ने सही काम ना किया तो उसके रिजल्ट में जो डिफेक्टिव आरएनए बनेगा और वो जो डिफेक्टिव आरएनए वो फिर यूजफुल नहीं होगा। Transcription of genes, processing of various RNAs, and replication and repair of DNA occur in nucleus, whereas translation of protein exclusively takes place in ribosomal cytoplasm. Due to this physical separation, messenger RNAs must be exported to the cytoplasm where they direct protein synthesis at the ribosome. Whereas protein participates in nuclear activities are important into न्यूक्लियस। अब आपने ये भी याद रखना है कि ये जब ट्रांसफर होती है तो सिर्फ हमेशा जो ट्रांसफर है वो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म नहीं होती बल्कि साइटोप्लाज्म से मटेरियल या मॉलिक्यूल न्यूक्लियस में भी ट्रांसपोर्ट हो सकती है। लाइक मैसेंजर आरएनए जाता है राइबोसोम्स के पास साइटोप्लाज्म में। अब अगर वो एंजाइमेटिक प्रोटीन है लाइक वो आरएनए पॉलीमरेज है, वो डीएनए पॉलीमरेज है, जब ये एंजाइमेटिक प्रोटीन्स बन जाती है साइटोप्लाज्म में तो ये वापस जाती है न्यूक्लियस में ताकि वहां पर ये ट्रांसक्रिप्शन या रेप्लिकेशन को सपोर्ट कर सके या कंट्रोल कर सके। In addition, some types of RNAs re-enter to the nucleus after being exported to the cytoplasm. Therefore, nucleocytoplasmic transport of RNAs and protein is essential for eukaryotic gene expression. Among the various RNA species, messenger RNAs are most divergent in sequence, length, and structure. Why? Because messenger RNA is coding for protein, and there are thousands of different types of protein present in each individual. In addition, messenger RNAs are associated with myriads of the protein and exist as messenger ribonucleoprotein RNA replicate throughout their life. Transcription is coupled to the assembly of messenger RNAs or messenger ribonucleoprotein particles so that RNA binding factors which are recruited to active transcription sites are available for immediate construction of RNAP complex. क्योंकि कुछ ऐसे रहेंगे messenger RNA के वो हमेशा RNAP complex में रहते हैं और ये RNAP complex क्यों जरूरी है ताकि उनकी ट्रांसपोर्ट इजीली हो सके और बाकी जो उनकी मैच्योरेशन है ये सारे फैक्टर्स हो सके। These factors specify the processing, export, subcellular location and stability of messenger RNA। ये जो सारे फैक्टर आरएनए के साथ मिलकर आरएनए के कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और ये सब कुछ जो हो रहा है इसमें क्या है, ये फैक्टर्स किस लिए जरूरी है, क्यों क्या काम कर रहे हैं, ये आरएनए की प्रोसेसिंग में भी हेल्प कर रहे हैं, उसकी न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक एक्सपोर्ट में भी हेल्प कर रहे हैं, सब सेलुलर साइटोप्लाज्म में कहाँ पर इनकी लोकलाइजेशन हो रही है उसको कर रहे हैं, और स्टेबिलिटी ऑफ मैसेंजर आरएनए के मैसेंजर आरएनए की हाफ लाइफ क्या है, वो कितनी देर स्टेबल रहेगा और कितनी देर बाद वो डिग्रेड हो जाएगा। Assembly of
messenger RNAP proceeds in an orderly fashion, beginning with the association of gap binding protein complex. अब ये जो RNAP बनना शुरू होते हैं, यानी अब मैसेंजर RNA के साथ फैक्टर्स या प्रोटीन आकर अटैच हो रहे हैं, ये एक तो स्टेप वाइज और ये तरतीब से होता है, एक ऑर्डर में होता है, एक खास अरेंजमेंट में ये प्रोसेस हो रहा है। और ये कब स्टार्ट हो रहा है? गैप बाइंडिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, आपने गैप फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। दिस स्टेप इज फॉलोड बाय द splicing dependent assembly of protein at the exon junction of introns containing gene and the addition of adapter protein that facilitate RNA export। अब आपने कल डिटेल में पढ़ा था कि किस तरह से इंट्रॉन्स को कट किया जाता है, एक्सॉन्स को आपस में रिजॉइन किया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, एडेप्टिव प्रोटीन्स अटैच की जाती हैं ताकि आरएनए एक्सपोर्ट हो सके फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। In this way, it can be said that transcription is physically and functionally coupled to the pre-messenger RNA processing event that lead to the final export component of mRNA। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक तरह से आपको मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होते हैं और किस तरह से उसके साथ सारे के सारे फैक्टर्स आकर अटैच होते हैं। लाइक यहाँ पर आप देखेंगे यूटीआर प्रेजेंट होते हैं। यूटीआर आपको पता है क्या होते हैं? अनट्रांसलेटेड रीजन। लाइक आप ये देखिए, यहाँ पर आपको ये कोडिंग सीक्वेंस नजर आ रहा है, लेकिन आप देखिए जितना कोडिंग सीक्वेंस है उससे ज्यादा उसका वहां पर आपको रेगुलेटरी रीजन नजर आ रहा है। कोडिंग रीजन ने क्या बनाना है? उसने तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मैसेज देना है, लेकिन इसके अलावा आप देखें यहाँ पर अनट्रांसलेटेड रीजन, इसके अलावा इसका रेगुलेटरी रीजन तो कोडिंग रीजन से भी बड़ा है। यहाँ पर देखिए यूटीआर जो 5 प्राइम एंड का मतलब ये है कि 5 प्राइम एंड की तरफ जो यूटीआर या अनट्रांसलेटेड रीजन प्रेजेंट है, देखिए इस रीजन के साथ ये जो रेगुलेटरी रीजन है, यहाँ ये कौन सा है? कोडिंग रीजन से पहले प्रेजेंट है, और ये ट्रांसलेशनल कंट्रोल में यूज होगा। और देखिए यहाँ पे भी प्रोटीन इसके साथ एक्ट कर रही है। यहाँ पर 5 प्राइम एंड पर इसके साथ एक कैप स्ट्रक्चर अटैच है जिसको आप 7 मिथाइल यूनोसिन कैप कहते हैं। इसके साथ ये देखिए हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर अटैच है, ये एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया है विद इन मैसेंजर आरएनए। और उसके बाद यहाँ पर आप देखें यूओआरएफ। यूओआरएफ का मतलब है अपस्ट्रीम ओपन रीडिंग फ्रेम। इसके बाद है IRES, यहाँ पर आपको प्रेजेंट है ये जो कि है इंटरनल राइबोसोम एंट्री साइट, यानी जहाँ पर इसने, क्योंकि जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है वो राइबोसोम पे होता है ना, तो ये इस यहाँ पर इसका इंटरनल राइबोसोम एंट्री साइट है कि इसने इस पॉइंट पर राइबोसोम के साथ अटैच होना है। तो देखिए ये सारे का सारा जो रेगुलेटरी रीजन है ये ट्रांसलेशन कंट्रोल में इन्वॉल्व है। इसके बाद कोडिंग रीजन आ जाता है। कोडिंग रीजन के बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर एक दूसरा है, इसके बाद भी यानी जो डाउनस्ट्रीम है कोडिंग सीक्वेंस के बाद भी एक 3 प्राइम एंड पर यूटीआर या अनट्रांसलेटेड रीजन प्रेजेंट है। ये भी कितना कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एंटीसेंस आरएनए प्रेजेंट है, यहाँ पर जिप कोड प्रेजेंट है। अब ये जो एंटीसेंस आरएनए है ये भी ट्रांसलेशन कंट्रोल में भी हेल्प करता है। ये सब सेलुलर लोकलाइजेशन के सेल के अंदर जाके आरएनए ने सेल के अंदर किस पॉइंट पर जाकर जाना है, क्योंकि सेल विद इन साइटोप्लाज्म में मैसेंजर आरएनए की एक लोकलाइजेशन होती है, एक स्पेसिफिक साइट कि जो इस स्पेसिफिक साइट पे जाना है मैसेंजर आरएनए ने, तो ये उसकी सब सेलुलर लोकलाइजेशन में भी ये एंटीसेंस आरएनए रीजन हेल्प करेगा। और उसके पास इसके पास जिप कोड एक प्रेजेंट होगा। अब जो जिप कोड है वो उसकी जो स्टेबिलिटी है, ये आप आगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, मैसेंजर आरएनए स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी में हेल्प करता है। अब उसके बाद आपने ये भी पढ़ा था कि 3 प्राइम एंड पर पॉली ए टेल ऐड की जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर सीपीई है। सीपीई क्या है कि साइटोप्लाज्मिक पॉलीएडेनाइजेशन एलिमेंट, और इस एलिमेंट के बाद आगे यहाँ पर पॉली ए टेल अटैच कर दी गई है, यानी ये सिग्नल है पॉलीएडेनाइजेशन के लिए। और उसके बाद यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये जो पॉली ये सारे यानी सीपीए है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये पॉलीएडेनाइजेशन में हेल्प करेंगे। यानी आपको जो AAU का सीक्वेंस नजर आ रहा है, ये सिग्नल है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर पॉली ए टेल ऐड होनी है, आगे यहाँ पर ये 3 प्राइम एंड पर पॉली ए टेल ऐड हो रही है। तो ये जो 3 फैक्टर्स ये पॉलीएडेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहे हैं और आगे जाके इसकी स्टेबिलिटी को भी कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर पॉली ए टेल ऐड नहीं होगी तो चांस
चांसेस होंगे कि मैसेंजर आरएनए स्टेबल नहीं रहेगा और फौरन डिग्रेड हो जाएगा, उसकी प्रोसेस प्रॉपर नहीं होगी। तो इस वजह से ये यानी देखेंगे कितना जितना कोडिंग रीजन है उससे ज्यादा इसका रेगुलेटरी रीजन है और किस तरह से उसको सपोर्ट कर रहे हैं। Numerous studies have shown that transport machinery is loaded on through the messenger RNA co-transcriptically. अब देखें कि इसका क्या मतलब है कि जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है और जब मैसेंजर आरएनए बन रहा होता है तो उस वक्त जो ट्रांसपोर्ट मशीनरी है जो हेल्प करती है मैसेंजर आरएनए के ट्रांसफर फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म वो उसके साथ साथ लोड हो रही होती है, यानी मैसेंजर आरएनए भी बन रहा है और जैसे जैसे वो बनता जा रहा है उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट मशीनरी या वो रिफ्रैक्टर्स या वो प्रोटीन जो उसकी एक्सपोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है वो भी उसके ऊपर साथ साथ लोड हो रहे होते हैं, यानी को ट्रांसक्रिप्शनली साथ साथ। In addition, although splicing is not a requirement for messenger RNA transport per se, it can enhance the transport of certain intron-containing transcripts. इसका मतलब ये कि स्प्लाइसिंग जो है अगर स्प्लाइसिंग ना भी हो तो भी मैसेंजर आरएनए की ट्रांसपोर्ट हो सकती है, लेकिन अगर इसकी स्प्लाइसिंग हो जाती है तो इसका क्या मतलब है कि वो इनहेंस करेगा ट्रांसपोर्ट को, यानी इंट्रॉन कंटेनिंग ट्रांसपोर्ट को इनहेंस करेगा अगर उसकी सप्लाइसिंग हो जाएगी। उसके बगैर भी हो सकता है ट्रांसपोर्ट, लेकिन सप्लाइसिंग हो जाएगी तो फिर वो प्रोसेस इनहेंस होगा। Furthermore, some proteins of EGC complex, ये है एक्सॉन जंक्शन पॉइंट जो है उसको EGC कहा गया। EGC complexes are required for messenger RNA transport, but they bind equally to intron containing and intron less messenger RNA। ठीक है, यानी अब मैसेंजर आरएनए की ट्रांसपोर्ट होनी है तो वहां पर एक्सॉन जंक्शन है। एक्सॉन जंक्शन से क्या है कि जब उसके में से आपने इंट्रॉन्स रिमूव कर देते हैं स्प्लाइसिंग के दौरान तो फिर एक्सॉन जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं, तो वहां पर जो इसका मतलब है कि एक्सॉन जंक्शन या ईजीसी कॉम्प्लेक्स है वो मैसेंजर आरएनए के ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी है, चाहिए होती है सब, यानी उस कॉम्प्लेक्स की प्रोटीन। लेकिन इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि ये इंट्रॉन और यानी इंट्रॉन जिसके अंदर है मैसेंजर आरएनए या जिसके अंदर इंट्रॉन नहीं है, दोनों मैसेंजर आरएनए के साथ ये अटैच हो सकते हैं। The most crucial or most important event for acquisition of export competency appear to be the 3' end cleavage and polyadenylation। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है एक्सपोर्ट के लिए कि मैसेंजर आरएनए में अगर जाना है न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म तो जो फैक्टर या जो इवेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इनके ट्रांसपोर्ट के लिए वो है कि इनके 3' एंड पर क्लीवेज हो या कैप ऐड हो और साथ उसके पोलिए टेल ऐड हो, क्योंकि अगर ये दोनों चीजें ऐड नहीं होंगी तो जब मैसेंजर आरएनए ट्रांसपोर्ट होगा साइटोप्लाज्म में तो वहां पर जो न्यूक्लियेजेस एंजाइम है उसको फौरन डिग्रेड कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस स्टेप इंपॉर्टेंट है ताकि वो ट्रांसपोर्ट हो सके। सेवरल प्रोटीन्स हैव बीन लिंक्ड टू बोथ एक्सपोर्ट एंड 3' प्रोसेसिंग, यानी ये प्रोटीन्स को दोनों प्रोसेस में काम आ रही है, एक्सपोर्ट में भी न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म एक्सपोर्ट में भी और उसकी 3' एंड प्रोसेसिंग या कैप ऐड करने में। Like HRP1P and NAB2P are the shuttling protein that have been associated with poly-A tailing, यानी जो एक्सपोर्ट में प्रोटीन्स काम आ रही है वो उनका नाम है HRP1P and NAB2P और ये शटलिंग है यानी ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रही है और ये किसके साथ एसोसिएटेड है, उन प्रोटीन के साथ जो poly-A tail बना रही है। The molecular mechanism underlying transport and poly-A tail coupling are poorly understood. Although most transcripts exit the nucleus without selectively regarding which nuclear pore is used। अब आप देखिए कि अगर आपने न्यूक्लियर इन्वेलप का आपको स्ट्रक्चर याद हो तो आपको पता है कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है यानी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यानी वो डबल लेयर स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर इन्वेलप। अब न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर स्पेशल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स या एनपीसी, और इनके यानी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स किससे होते हैं, ट्रांसपोर्ट के काम आते हैं कि मटेरियल न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म में जा सके और साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस भी आ सके।
अब यहाँ पर उसकी बात हो रही है कि ऑल द मोस्ट ट्रांसक्रिप्ट एग्जिट न्यूक्लियस विदाउट सिलेक्टिवली रिगार्डिंग व्हिच न्यूक्लियर पोर इज यूज्ड, यानी उनमें अंदर कोई प्रेफरेंस नहीं है मोस्टली कि कौन से न्यूक्लियर पोर से उन्होंने एग्जिट करना है. देयर आर रीसेंट एग्जांपल वेयर सच स्पेसिफिसिटी हैज बीन शोन टू अकर. As an example, consider the recent observation that when beta-2 tubulin transcripts aggregated at the posterior side of the nucleus in Chlamydomonas, the nuclear pore complexes were also seen professionally accumulate posteriorly. यानी वैसे तो हमने अब तक जो रिसर्च हम पहले थी इसमें था कि कोई इसमें न्यूक्लियर पोर से रिलेटेड कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है कि किस न्यूक्लियर पोर ने यूज होना है, किस साइड के न्यूक्लियर पोर ने यूज होना है. लेकिन रिसेंटली क्या है कि बीटा ट्यूबुलिन फैक्टर्स है तो उसका या प्रोटीन है तो उसका जो मैसेंजर आरएनए है वो न्यूक्लियस की पोस्टीरियर साइड पे क्लेमाइडोमोनास में जमा होना शुरू हो जाता है, वहां पे एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है. Transport particle is dynamic with many protein and protein interaction taking place. Dynamic का आपको पता है कि वो चेंज होते रहते हैं, यानी वो स्टैटिक नहीं होते. तो जो ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स बनते हैं, यानी वो जो मैसेंजर आरएनए और जो प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बना है, तो उसको हम ट्रांसपोर्ट पार्टिकल कहते हैं. तो वो एक चेंजेबल होता रहता है क्योंकि उसके अंदर इंटरेक्शन हो रहा है प्रोटीन और आरएनए का भी, और प्रोटीन इंटरेक्शन भी हो रहे हैं. All the certain core protein have been linked in general transport. यानी कुछ कोर प्रोटीन्स हैं वो सबके ही लिए यूज हो जाएंगे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक होंगे और वो वेरी करेगा ट्रांसपोर्ट पार्टिकल. ये उनके अंदर एक ट्रांसपोर्ट पार्टिकल दूसरे से डिफरेंट हो सकता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन आर इंटरेक्शन और प्रोटीन इंटरेक्शन. लेकिन कुछ प्रोटीन्स है वो सबके साथ ही अटैच होंगे, यानी वो स्पेसिफिक नहीं होंगी, वो जनरल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो जाएगी. In addition to a general export pathway, there is evidence for specific pathway that facilitate export of subsets of messenger RNA. For example, the eukaryotic initiation factor 5A E1F5A was originally thought to be associated with translation. आपने इनिशिएशन फैक्टर्स पढ़े हैं, ट्रांसक्रिप्शन में भी पढ़े हैं और ट्रांसलेशन में भी पढ़े हैं. उसमें था कि एक जो इनिशिएशन फैक्टर है जिसका 5E1F5A कहते हैं, तो पहले ये समझा जाता था कि ये ट्रांसलेशन से रिलेटेड है. However, subsequent studies failed to confirm a direct role in protein synthesis. It seems that E1F5A is not really an initiator factor at all, but rather has a major role in messenger RNA transport. यानी वो messenger RNA के साथ associated था, तो उन लोगों को लगा पहले साइंटिस्ट को कि शायद ये रिलेटेड है ट्रांसलेशन से. लेकिन बाद में पता चला कि ट्रांसलेशन में तो ये डिटेक्ट ही नहीं हुआ ट्रांसलेशन के प्रोसेस के दौरान. तो फिर उन्होंने कहा कि ये इसका मतलब ये है कि कुछ प्रोटीन स्पेसिफिक है जो किसी खास टाइप के मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होती हैं और उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, तो इसलिए हम इसे स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट कहेंगे. लेकिन कुछ प्रोटीन्स है वो स्पेसिफिक नहीं होती और इररिस्पेक्टिव ऑफ मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस उसके साथ अटैच हो जाएंगे, उसको हम जनरल कहेंगे. The general messenger RNA export pathway consists of a number of core component. ये आगे आपके जाके मैं आपको फिगर में दिखा देती हूँ 6.2 फिगर में. अब यहाँ पे YRA1P, अब ये जो कुछ जनरल एक्सपोर्ट है, कुछ तो स्पेसिफिक है ना कि किसी खास टाइप के मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होंगे, कुछ जनरल एक्सपोर्ट पाथवेज हैं, ये फैक्टर्स हैं वो अटैच होते हैं. तो उसकी एग्जांपल्स दी हुई है, लाइक ये जिन ऑर्गेनिज्म में स्टडी किया गया है उन्हीं ऑर्गेनिज्म का रेफरेंस दिया गया है और ये समझा जाता है कि अगर यहाँ पर इन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट तो इट्स मीन के हायर ऑर्गेनिज्म में भी इसका एनालॉग प्रेजेंट होगा. अब यहाँ पर जो फैक्टर स्टडी किए गए हैं रिसर्च के, तो उसमें है YRA1P, REF या ALY. अब ये जब YRA1P फैक्टर है ट्रांसपोर्ट और मैसेंजर आरएनए के लिए, ये जीस्ट में प्रेजेंट है. इसके अलावा REF या ALY एलिमेंट्स जो है ट्रांसपोर्ट के लिए मैसेंजर आरएनए के लिए मैमल्स में प्रेजेंट है. अब ये जो फैक्टर्स हैं ये क्या है, ये एक्सपोर्ट अडेप्टर्स हैं दैट पार्टनर्स विद sub2P और UAP56. अब इनके साथ ये मिलकर क्या करते हैं, इनके साथ मिलकर काम करते हैं इन दोनों फैक्टर्स के साथ. और ये दोनों फैक्टर क्या है, और उसके बाद है NADPase DEAD बॉक्स RNA हेलिकेज. हेलिकेज आपको पता है एंजाइम है, ठीक है, यानी इस एंजाइम के साथ मिलकर काम करेंगे एंड एसोसिएट विद मैसेंजर आरएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन. तो जो जनरल पाथवे है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ये आप देखें YRA1P और REF और ALY एक्सपोर्ट अडेप्टर है, उसके साथ है sub2P और UAP56
ये इसके साथ अटैच है, जो कि असल में क्या है, जो असल में एक हेलिकेज है। ठीक है, यानी ये इसके साथ मिलकर काम करते हैं, एक ये वाले फैक्टर्स और दूसरे ये वाले जो हेलिकेज एंजाइम के फैक्टर्स है उसकी डिटेल बताई हुई है। वो फैक्टर्स दोनों मिलकर काम करेंगे और दोनों मिलकर भी किसके साथ एसोसिएटेड हो जाएंगे, मैसेंजर आरएनए के साथ। और ये जो एसोसिएशन है ये इनकी हेल्प करती है एक्सपोर्ट में, और ये ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ही मैसेंजर आरएनए पर लोड होना शुरू हो जाएंगे। UAP56 and REFALY are also component of exon junction complex. अभी हमने पढ़ा था ना EGC जो exon junction complex है which are associated with splicing, यानी इंट्रॉन्स को रिमूव करने के काम आएंगे। This is consistent with the observation that although splicing can enhance messenger RNA export, it is not required since intron-less messenger RNA are as efficiently exported as spliced messenger RNA. The YRA1P सब 2P कॉम्प्लेक्स। अब देखिए कि यहाँ पर आप देखिए आपने पढ़ा था ना पार्टनर है, तो यहाँ पे आपने ऑब्लिक से शो किया हुआ था कि इनमें से कोई एक फैक्टर हो सकता है। अब YRAMP और RE एक तरह से ऑर्थो लोग हैं कि यानी ये जो जीन अगर जीस में है तो इसका ये नाम है, और अगर ये मेमल्स में है तो हम उसे REF या ALY का नाम दे देते हैं। तो ये जो ये YRA1P किसके साथ पार्टनर कर रहा है, सब 2P के साथ, तो ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। These complex recruit the heterodimeric MEX6-7P or MT-R2P protein, which release sub-2 and facilitate the exports by mediating interaction of messenger RNBP complex with nucleoprotein lining the nucleopore। यानी ये सब फैक्टर मिलकर इंटरेक्ट करने में हेल्प करेंगे न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स के साथ। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आप इसको ज्यादा डिटेल में समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो आपने इतने ज्यादा प्रोटीन्स के नाम पढ़े हैं आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन किसके साथ पार्टनर कर रहा है।